हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और ये खासकर यूपी पीसीएस जो भी एग्ज़ाम होगा 2024 में, यानी 17 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा, प्री का 17 मार्च को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, ठीक है, एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जीएस की सीरीज़ हम पूरी पढ़ाएंगे और इसके तहत हम हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, ये जो स्टैटिक जीके है ये हम पूरा पोर्शन आपको कवर करेंगे। तो उसके अंतर्गत आज हम पहला सब्जेक्ट शुरू करते हैं और पहला जो जीएस का सब्जेक्ट है वो भारत का इतिहास। उस भारत के इतिहास में 3 पोर्शन है, यानी जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में हमारे जो हैं 3 पोर्शन हैं। एक आपका है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो तीनों हिस्ट्री को हम कवर करेंगे पूरी तरह से डिटेल में, और इसके आप नोट्स भी बना लीजिएगा। इसमें जो है हम पूरा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे और इसका नोट्स बनाते जाइएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो उसका पहला जो टॉपिक है आपका इतिहास के भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारत को, इतिहास को समझने के जो स्रोत हैं, यानी इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर एक आता है एग्जाम में। तो इतिहास के जानने के स्रोत देखिए आप क्या है। तो प्राचीन जो इतिहास है इसका जो विभाजन किया गया था इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा हेतु भारत के प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा, यानी एक प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 कालों में बटा है। प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में बटा है। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री कहते हैं। इस काल की संज्ञा जो दी थी इतिहास के उस कालखंड से दी जाती है जिसमें जानकारी के लिए लिखित साधनों का पूर्णतया अभाव था, यानी ये इस इतिहास की जानकारी लिखित नहीं है, ठीक है। क्या है, कैसे जानकारी मिलती है, तो तत्कालीन जो मानव सभ्यता से कोसों दूर थी, इस काल के इतिहास के बिना जानकारी के स्रोत जो है वो पत्थर के उपकरण, खिलौने और मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है। यानी पत्थर के उपकरण हैं, पत्थर से जो बनाए गए थे और खिलौने बनाए गए थे, मिट्टी के उपकरण, इसी से इस इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी प्रागैतिहासिक काल की जानकारी इसी से मिलती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल हम देखते हैं, यानी आधे ऐतिहासिक काल इसके बाद जो आया था। तो इस काल की संज्ञा जो है इतिहास के उस कालखंड को दी जाती है जिसकी जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, यानी लिखित है, इसका जो इतिहास है वो लिखित है। अब लिखित क्या है, लेकिन ये इतना गोढ़ लिपि में, ऐसी लिपि में लिखा गया है जिसको इतिहासकार अभी तक पढ़ नहीं पाए, सफल नहीं हुए पढ़ने में। तो इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक पढ़ी नहीं गई है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा गया लेकिन समझ में नहीं आया अभी तक। तो पढ़ ली जाएगी, उस दिन पता लग जाएगा इसमें क्या होता है। तो लिपि के जो स्पष्ट प्रमाण है सिंधु सभ्यता से मिले हैं, लेकिन उनका वाचन अभी तक संभव नहीं, यानी वो अभी तक पढ़े नहीं गए। वहीं वैदिक काल में जो शिक्षा पद्धति थी मौखिक थी। तो दोनों सभ्यताएं जो है आधे ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है में शामिल है। वैदिक सभ्यता जो थी मौखिक थी और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ अभी तक पढ़े नहीं गए, तो दोनों ही नहीं पढ़े जा सके, ठीक। तो उसके बाद फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है, यानी जिसमें मानव अपेक्षाकृत सभ्य हो गया था, इसमें मतलब मानव जो था वो सभ्य हो गया था और इसके स्रोत जो हैं वो लिखित एवं पठनीय हैं, यानी लिखित भी हैं और पढ़े भी जा चुके हैं, ठीक है। तो इस कालखंड को जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ये कालखंड जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता है और अब तक ये चल रहा है, ठीक है। तो अब हम स्रोतों के अंतर्गत जानकारी को देखते हैं। स्रोत क्या है, तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं वो 3 प्रकार के साधनों पर निर्भर हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक जो एएसआई यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खोजे हैं वो है, ठीक है। यानी पुरातात्विक जो खोजे गए हैं चीज़ें, उनके आधार पर हमको पता लगता है इतिहास कैसा था प्राचीन भारत का। फिर साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। फिर विदेशी यात्रियों का विवरण है, इस आधार पर इतिहास का लिखा गया, इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है इस काल का। फिर आपका आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। पहला जो पुरातात्विक स्रोत है उसको जरा हम समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है पुरातात्विक स्रोतों में ये तहत जो आता है वो अभिलेख आता है, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं, चित्रकला आती है, ठीक है। तो इन सबको देखने पर इतिहासकारों ने इतिहास लिखा कि उस समय क्या होता रहा होगा, ठीक है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खोजा है, यानी इसके आधार पर प्राचीन टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और उससे प्राचीन काल के लोगों की भौतिक जीवन की जानकारी मिलती है, यानी खुदाई वगैरह करते हैं, उसके बाद जो उस समय के लोग कैसा जीवन जीते थे इसकी जानकारी मिलती है। तो इसको कहते हैं पुरातन ज्ञान, ठीक है। अब इसके तहत जो खोजा था लियोनार्ड कोटेरेल ने मानव द्वारा छोड़े गए अवशेषों के माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी, पुरातत्व माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी जो है वो पुरातत्व है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे। प्राचीन अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु उन्हें संग्रहालयों में रखा जाता है। भारत में सर्वाधिक अभिलेख जो है मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में रखा गया है, ठीक है, मैसूर में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त अभिलेख जो है, हड़प्पा सभ्यता से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, परंतु अभी तक ना पढ़ पाने के कारण उनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हुई थी। अभी तक ये पढ़े नहीं किए गए, पढ़े नहीं। हड़प्पा कालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं वो अभी तक पढ़े नहीं गए। इस क्रम में मध्य एशिया के बोगज कोई
से प्राप्त 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीन है, तो बोगज कोई, ठीक है, ये मध्य एशिया का है। बोगज कोई से प्राप्त प्राचीनतम अभिलेखों में वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। भारत में मिलने वाले प्राचीनतम अभिलेख जो हैं वो अशोक के माने जाते हैं। सबसे प्राचीन जो अभिलेख भारत में माने जाते हैं वो अशोक के माने जाते हैं, ठीक। तो जो देश के विभिन्न भागों में पाए गए अशोक के जो अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमाओं, उनके धर्म तथा शासन नीति के बारे में उल्लेखनीय जानकारी मिलती है। तो सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो अशोक के और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी में, और सबसे प्राचीन किसके हैं, तो अशोक के हैं। अशोक के बाद भारत में 2 तरह के अभिलेख प्राप्त हुए, सरकारी तथा व्यक्तिगत, यानी गवर्नमेंट ने प्राप्त किया, कुछ पर्सनल प्राप्त हुए अभिलेख। तो सरकारी अभिलेख या तो दरबारी कवियों के द्वारा लिखी गई थी प्रशस्तियाँ, या फिर मुक्त भूमि अनुदान पत्र, ठीक है। दरबारी कवि मतलब कवि जो होते थे राजा महाराजा के, तो उनके अनुसार लिखी जाती थी, ठीक। तो व्यक्तिगत अभिलेख जो थे, अधिकांश व्यक्तिगत अभिलेख जो थे, अभिलेख अधिकांश मंदिरों में या फिर मूर्तियों पर उत्कीर्ण मिले हैं, ठीक है, मंदिरों या मूर्तियों में मिले हैं उत्कीर्ण। अब जरा एक यहाँ पर ये जानकारी हम देख लेते हैं थोड़ी सी, जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं इनसे प्राप्त जानकारी मिलती है हमें, तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख, ये जो था शासक जो था समुद्रगुप्त, उस समय का ये अभिलेख है। प्रयाग मतलब जो है इलाहाबाद में है, वहाँ पर जो स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त के समय ये लिखा गया था, और समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का उल्लेख करता है इसमें। हाथी गुफा अभिलेख, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हाथी गुफा अभिलेख, तो खारवेल जो था शासक उसके समय लिखा गया था, और शासन की उपलब्धियाँ इसमें लिखी गई है। ज़्यादातर अभिलेखों में उस समय के जो राजा होते थे उनकी उपलब्धियाँ, उनकी विजय, इन्हीं के बारे में ही ज़्यादातर लिखा जाता था, ठीक है। जूनागढ़ बहुत पूछा जाता है। शक, छत्रप, रुद्रदामन, इनके ये इस समय शासक थे जिस समय ये अभिलेख लिखा गया था, और राज्य का विस्तार इस पे जो वर्णन किया गया, राज्य का विस्तार। नासिक गुहा लेख, सातवाहन शासक पुलमावी, इसके इस समय ये शासक थे, और इन्होंने सातवाहन वंश के समूचे इतिहास की जानकारी मिलती है नासिक गुहा लेख से। एहोल अभिलेख, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय ये लिखा गया था, और हर्ष पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें जानकारी लिखी गई है। बेसनगर का गरुड़ अभिलेख, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के समय लिखा गया, और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म का प्रचार किया गया, वो उसका उल्लेख इस पे है, ठीक है। फिर आपका है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त शासक था इस समय, और गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में जो है ये प्रतिहार नरेश भोज थे इस समय जब लिखा गया था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास इसमें मिलता है। मंदसौर अभिलेख, मावल नरेश यशोवर्मन, इसके समय लिखा गया था, और तत्कालीन सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख जो है सेन वंश के विजय सेन, यानी विजय सेन थे उस समय, सेन वंश के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जितने भी अभिलेख हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए आप, ठीक है, एग्जाम में आएगा, और नोट के लिए नोट्स बना लीजिए अपना, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम अभिलेखों के बाद। फिर आता है आपका मुद्रा। मुद्राएं जो हैं वो इतिहास को जानने के पुरातात्विक साधनों में सिक्कों की कम महत्वपूर्ण साधन नहीं है। सिक्के से काफ़ी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, यानी सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं, ठीक है, जिन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। आहत का मतलब होता है पंच मार्क, यानी एक मोहर लगा दी जाती थी, पंच कर दिया जाता था, तो उससे क्या होता था, सिक्के पर दाग लग जाता है, जैसे दागना कहते नहीं, जैसे जानवर दागे जाते हैं, ऐसे सिक्के के ऊपर अपना कोई निशान, कोई अपना उस समय जो राजा महाराजा होते थे उनके निशान उस पर दाग दिए जाते थे, तो उससे पता लगता था ये सिक्का अब सरकारी हो गया, ठीक है। तो अधिकांश चांदी के तथा कुछ तांबे के बने मिले, ठीक। इन सिक्कों पर पेड़, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ उकेरी हुई मिलती हैं, तो इसमें ये आकृतियाँ बनी हुई थी। अब जैसे सांड बना तो पता लगा इस राजा के निशान है ये सांड, तो इस राजा के टाइम के सिक्के हैं ये, उससे पता चलता है। ठप्पा मार दिया जाता था, जैसे दागा जाता है जानवरों को, ठीक है, या किसी पर ठप्पा लगाया जाता है, यानी सील जिस पर लगाई जाती है वो, उस तरीके के सिक्के, ठीक है। तो ऐसे सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, क्योंकि उस पर पंच किया जाता था। फिर प्राचीनतम आहत सिक्के जिनमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, वो राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों श्रेणियों एवं नगर निगमों द्वारा भी जारी किया गया। अब नगर निगम के भी द्वारा जारी किए गए थे सिक्के, ठीक है, राजा महाराजा के अलावा। अच्छा, आगे देखते हैं। आहत सिक्कों का सर्वाधिक प्राचीन भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। फिर आगे आते हैं 200 ईसा पूर्व में से 300 ईसा तक, यानी 200 BC से लेकर 300 AD तक के इतिहास की जानकारी का प्रथम स्रोत सिक्कों को ही माना जाता है, यानी सिक्कों ही से पता चलता है कि इस समय का इतिहास कैसा था, क्योंकि इसी समय भारत में पहली बार इंडो बैक्ट्रियन शासकों द्वारा लेख युक्त सिक्के चलाए गए, यानी लिखे हुए सिक्के चलाए गए, जिनका कालांतर में अन्य भारतीय शासकों ने अनुकरण किया। भारतीय शासकों ने इसको फिर अपनाया बाद में। इतिहास के विचरण जिनमें अधिक मात्रा में सिक्के जारी किए गए से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह काल वाणिज्यिक और व्यापारिक दृष्टि से विकास का काल रहा होगा, यानी सिक्कों से पता चलता है उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी चरम पे रहा होगा, यानी व्यापार काफ़ी होता रहा होगा, तथा जिस काल में सिक्के कम मात्रा में या
खोट वाले जारी किए गए, निसंदेह इतिहास का वह काल व्यापारिक अवनति का काल रहा होगा। अब सिक्के से ही व्यापार होता रहा होगा, तो जब सिक्के कम हो गए यानी व्यापार कम होता रहा होगा। ठीक है, सिक्कों या मुद्राओं द्वारा मुख्यतः यवन शक, पहलव, कुषाण, सातवाहन तथा गुप्त शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी इन शासकों की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं इसी में से ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप कायदे से हमारे वीडियो को देखिएगा और इससे अपने नोट्स बना लीजिएगा, बाकी ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा इधर उधर। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों में उसके बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यानी कुषाण जो का शासक था कनिष्क, उसके सिक्कों में बौद्ध यानी बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक वगैरह मिलते हैं, तो उसे पता लगता है कि बौद्ध अनुयायी था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वीणा वादन किसके काल के सिक्कों में था, तो गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त के समय। ठीक है, साथ ही इसके कुछ सिक्कों पर युग की आकृति तथा अश्वमेघ पराक्रम खुदा हुआ मिला है। ठीक है, अब अश्वमेघ से पता चलता है कि अश्वमेघ यज्ञ हुआ करता था उस समय। ठीक है, जिससे उसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराए जाने की बात प्रमाणित होती है। यानी वो अश्वमेघ यज्ञ कराता था। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था, एक जैसे घोड़ा छोड़ दिया गया, उसके साथ एक दो लोग छोड़ दिए गए और जितनी भूमि उन्होंने अधिग्रहित कर ली वो उनके राज्य में समाहित हो जाती थी। अगर जो कोई रोकता था तो उसको मार तोड़ के वहीं किनारे लगा दिया जाता था, और अगर जो हार गए तो उन्हें कब्जा कर पाए। यानी घोड़ा दौड़ाते थे, जितना एरिया कवर कर लेता था वो उसके राजा के क्षेत्र में आ जाता था, तो उस यज्ञ को कहते थे अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, फिर देखते हैं गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए जाने से उसकी शकों पर विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, सातवाहन नरेशों के सिक्कों पर जहाज की आकृति बनी होती थी, सातवाहन पे जहाज बना हुआ था। ठीक, उसके राजकाल में सामुद्रिक व्यापार के प्रचलन की जानकारी मिलती है। जहाज से पता चलता है कि समुद्री व्यापार ज़्यादा होता था। सिक्कों तथा मुद्राओं से हमें सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सिक्कों से हमको ये सब जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो है आपका जानकारी जो मिलती है इतिहास को जानने की, स्मारक और भवन। अब स्मारक और भवन देखते हैं क्या है, तो इसके अंतर्गत जो है प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आती हैं जिनसे हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मंदिरों, विहारों, स्तूपों से तत्कालीन धार्मिक आस्थाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, तो पता चलता है कि धार्मिक आस्था किस तरीके की उस समय हुआ करती थी। ठीक, तो देखते हैं यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थलों से में जो खोजा गया है 2500 ईसा पूर्व की पूर्ण विकसित सभ्यता का ज्ञान होता है। ठीक है, प्रयाग स्थित कौशाम्बी में खुदाई से महाराज उदयन के महल और घोषित राम विहार के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयन का जो महल मिला था प्रयाग स्थित कौशाम्बी में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अतरंजी खेड़ा में हुई खुदाई से भारत में लोहे यानी आयरन कि प्रारंभिक प्रयोग यानी 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी मिलती है। अतरंजी खेड़ा ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ से मिलती है। ठीक, दक्षिण भारत स्थित जो है अरिकामेंडू यानी पांडिचेरी जिसको कहा जाता है कि खुदाई से रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुका था। यानी रोम से जो हमारा व्यापार चलता था उससे हमको पता चलता है कहाँ के अरिकामेंडू की खुदाई से, यानी पांडिचेरी में जो खुदाई की रोमन बस्ती की। ठीक है, देवगढ़ के मंदिर, भीतर गांव के मंदिर यानी गुप्तकालीन अजंता की गुफाओं में बने चित्रों, नालंदा स्थित महात्मा बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से तत्कालीन हिंदू सभ्यता और कला के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये नोट बना लीजिएगा, अपने एग्जाम में काफ़ी काम आएगा आपका। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, तो मंदिर निर्माण की श्रेष्ठ द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम रूप तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है। तो वृद्धेश्वर मंदिर काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये क्या था, द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, भारत की सीमा से बाहर दक्षिण पूर्व एवं मध्य एशिया में मिले मंदिरों तथा स्तूपों के अवशेष से भारतीय संस्कृति के विदेशों में व्यापक प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। ठीक है, जावा स्थित जो है बोरोबुदूर स्तूप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा कंबोडिया में जो है अंकोरवाट का जो मंदिर बना है, भारत के बाहर भारतीय धर्म के प्रभाव की जानकारी मिलती है। यानी विदेशों में जो मंदिर बने हैं तो उससे हमें यानी बाहर भी हमारा काफ़ी जो है धर्म मतलब विकसित हुआ, तो उसकी जानकारी मिलती है। यानी मंदिर जो बने हैं अंकोरवाट में, अंकोरवाट का मंदिर जो कंबोडिया में बना है बहुत बड़ा मंदिर है, तो उससे जानकारी मिलती है। तो ये आपके क्या थे, पुरातात्विक स्रोत जिसके अंतर्गत आपके सिक्के वगैरह सब आते हैं। अब हम आ जाते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।